नमस्कार। मैं सामान्य डॉक्टर तौर नवदीप पर सिंह बेंस, ये एसोसिएट प्रोफेसर, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नाइट्रोजन बॉटनी जो है डिपार्टमेंट, डूंगर कॉलेज किसी भी बीकानेर। प्लांट मेटाबॉलिज्म में एक बहुत इम्पोर्टेंट इस रोल प्ले करता प्रेजेंटेशन है। में मैं आपको और बायोलॉजिकल बहुत नाइट्रोजन सी फिक्सेशन के जो बारे में इम्पोर्टेंट आपके साथ चर्चा करूंगा। फाइटोकेमिकल रिएक्शंस हैं, जैसे अमीनो एसिड्स हैं, विटामिन्स हैं, या हार्मोन्स हैं, या क्लोरोफिल के अंदर नाइट्रोजन जो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट कंस्ट्रेंट स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट होता है, संरचनात्मक घटक होता है। हालांकि नाइट्रोजन जो है वातावरण के अंदर ये करीबन 78.084% होती है एटमॉस्फेयर में, अर्थ के जो चारों तरफ एटमॉस्फेयर है। और लेकिन ये जो नाइट्रोजन है, ये एंजियोस्पर्म प्लांट्स इस नाइट्रोजन को एज ए गैस इसको ग्रहण करने में या उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। तो ज़्यादातर पौधे नाइट्रोजन को जो है नाइट्रेट्स के रूप में या अमोनियम के रूप में ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन जो है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म इस फॉर्म के अंदर होती है सॉइल के अंदर। तो ये इतनी एक्टिव नहीं होती केमिकली फॉर्म में, और बहुत स्टेबल होती है। इसलिए इसको फिक्सेशन करने के लिए इसको पहले अमोनियम में या इसे नाइट्रेट्स के अंदर इसको कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पौधों के अंदर या बाहर होने वाले जो भी ये श्रृंखलाबद्ध बायोकेमिकल चेंजेस हैं, जो सीरियल चेंजेस जो होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो है इसके जो सिंपल रूप से जो इसको जटिल नाइट्रोजनी जो फूड का जो निर्माण इसमें होता है, तो इसी मतलब इसका निर्माण और वापस इनका सरल रूप में जो विघटन होता है, इसी को नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन जो है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट कंस्ट्रेंट है ये इनके लिए, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो हैं ये नाइट्रोजन जो है सॉइल से प्राप्त करते हैं नाइट्रेट और अमोनियम के रूप में। और लेकिन ये बहुत लिमिटेड है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो 78% जो नाइट्रोजन है वो मोलिकुलर नाइट्रोजन है, लेकिन ये प्लांट्स इनको यूजफुल फॉर्म के अंदर जो है कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इन प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजनस एंजाइम नहीं पाया जाता। ये नाइट्रोजनस एंजाइम हमेशा माइक्रोब्स के अंदर ही मिलेगा, माइक्रोब्स ही इसका उपयोग करते हैं। हायर प्लांट्स के अंदर ये नाइट्रोजनस एंजाइम नहीं होता है, इसलिए ये जो गैस की अवस्था में जो नाइट्रोजन है इसका पौधे उपयोग नहीं कर सकते। और केवल प्रोकैरियोट्स स्पीशीज जो है, प्रोकैरियोट्स में जैसे बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी है, उनके अंदर ही ये एंजाइम्स जो है ये पाया जाता है। अब देखिए जनरली क्या है कि इसकी डेफिनेशन को तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर या एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसके अवशोषण से उसके नाइट्रोजन से अवशोषण योग्य, मतलब ताकि प्लांट्स उसका अवशोषण कर सकें, एब्जॉर्व कर सकें, तो ये नाइट्रोजन कार्बनिक कंपाउंड्स का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो निर्माण करने की जो प्रोसेस है, गैसियस नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, उसी को नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन यौगिकीकरण कहते हैं। और जनरली ये दो प्रकार का होता है, दो प्रकार से आपको मिलेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। एक तो एबायोटिक, या जिसको हम फिजिकल या नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहते हैं, और दूसरा बायोटिक, जिसे हम जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बोलते हैं। अब ये जो फिजिकल या नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ये भी दो प्रकार से होता है। एक तो वायुमंडलीय और दूसरा इंडस्ट्रियल या औद्योगिक रूप से इसका जो उत्पादन किया जाता है, जैसे नाइट्रेट वगैरह का जो उपयोग होता है औद्योगिक, उसको इंडस्ट्रियल बोलते हैं। ये भी नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है। और जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ये बारिश के टाइम में
जो आसमान में बिजली कड़कती है, थंडर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो होता है, इसके द्वारा जो फिक्सेशन होता है उसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। इसी तरह से बायोटिक या जैविक जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ये भी दो प्रकार का है। एक तो ए सिम्बायोटिक और दूसरा सिम्बायोटिक। ए सिम्बायोटिक या नॉन सिम्बायोटिक उसको बोलते हैं जिसमें इन सूक्ष्म जीवों का किसी के साथ कोई सहजीवन नहीं होता, सहजीवी के तौर पे काम नहीं करते। फ्री लिविंग बैक्टीरिया या फ्री लिविंग जो माइक्रोब्स हैं वो इसके अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे आपके एरोबिक बैक्टीरिया है, जोटोबैक्टर है, क्लोस्ट्रीडियम है, इस तरह से नील हरित शैवाल, आपके साइनोबैक्टीरिया जिसको बोलते हैं हम, या मिक्सोफाइसी के मेंबर्स हैं जिसमें नॉस्टोकैनेबिना है। ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जो सॉइल में पड़े रहते हैं। और सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल फिक्सेशन उसे बोलते हैं जिसमें ये माइक्रोब्स जो है एंजियोस्पर्म्स या नॉन एंजियोस्पर्म्स के जड़ों के अंदर या उनके प्लांट बॉडी के अंदर ये एक सहजीवन के रूप में रहते हैं। और इसमें और ये जनरली जड़ों में भी मिलते हैं, जैसे राइजोबियम और ब्रेडी राइजोबियम है। और ये आपको तने के अंदर भी आपको मिल सकते हैं जिसे हम एजो राइजोबियम बोलते हैं। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन को हम मुख्य रूप से एबायोटिक और बायोटिक उसी का मैंने बताया दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, अध्ययन की बायोलॉजिकल। नॉन बायोलॉजिकल को फिजिकल भी बोलते हैं। और इसमें इंडस्ट्रियल और लाइटनिंग तो हो गया, बिजली कड़कती है जो। और बायोलॉजिकल में नॉन सिम्बायोटिक और सिम्बायोटिक है। और सिम्बायोटिक के अंदर एंजियोस्पर्म के अंदर वो जिनके अंदर लेग्यूम्स मिलते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली के मेंबर्स, और दूसरी फैमिलीज जो लेग्यूमिनेसी फैमिली में नहीं आती। ये देखिए जनरली नाइट्रोजन का जो चक्र है इस पूरी प्रकृति के अंदर किस तरह से है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जो फ्री नाइट्रोजन है, गैस के रूप में जो पाई जा रही है, ये तीन प्रकार से इसको पृथ्वी पर पहुंचाया जा सकता है या पहुंचती है इस पृथ्वी पर, जिससे कि ये पौधा इसका उपयोग कर सके। ये कैसे पहुंचेगी देखिए, एक तो या तो ये हो सकती है जो मृदा के अंदर या सॉइल के अंदर जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया या फ्री लिविंग माइक्रोब्स हैं वो इसका डायरेक्ट इसका फिक्सेशन करें, या जो सिम्बायोटिक, ये तो है नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, या ए सिम्बायोटिक असहजीवी, और ये है सहजीवी या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि एंजियोस्पर्म्स में रूट नोड्यूल्स के अंदर पाया जाता है। जैसे राइजोबियम रेडिसिकोला है वो इसके अंदर ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और तीसरा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो फिजिकल होता है, जैसे मैंने बताया था आपको कि ये आसमान में जैसे बिजली कड़कती है बारिश के टाइम में, उस समय ये नाइट्रोजन इस मृदा के अंदर अमोनिया के रूप में सॉइल के अंदर आ जाती है। और ये कैसे आती है मैं अभी डिटेल में आपको बताऊंगा। इसी तरह से एनिमल्स हैं, एनिमल्स के यूरिन से या इसके डिकम्पोज होने से, इनकी मृत्यु के बाद में जो इनकी शरीर डिकम्पोज हो जाता है, इसकी जो शरीर है वो खत्म हो जाता है, तो वो डेड एनिमल या जो प्लांट है इससे भी ये इनके नाइट्रोजनस जो पदार्थ हैं वो इस मृदा के अंदर सॉइल के अंदर आ जाते हैं। और इनको ये डिकम्पोजर्स जो बैक्टीरिया है इसको या फंजाई है, इनको डिकम्पोज करके इसको अमोनिया के रूप में सॉइल के अंदर पहुंचा देते हैं। और तीसरा एक तरीका जो मैंने बताया था कि बारिश के टाइम में भी ये नाइट्रोजन जो है वर्षा के जल के साथ नाइट्रिक एसिड के रूप में या नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में ये मृदा में आकर के अमोनिया बनाती है। और इसी तरह से इंडस्ट्री के जो कंबशन से जो गैसेस बनती हैं, इन गैसेस के थ्रू भी ये नाइट्रोजन जो है सॉइल के अंदर आ सकती है। और इसके अलावा ये डायरेक्ट जो है फर्टिलाइजर के तौर पर भी इसको हम नाइट्रेट्स के रूप में मृदा के अंदर पहुंचा सकते हैं। और ये नाइट्रिक एसिड से भी सीधी ये जो नाइट्रिक एसिड या जिसे एसिड रेन कहते हैं, एसिड रेन से जब ये सॉइल के अंदर कैल्शियम या अमोनियम के साथ क्रिया करेगी नाइट्रिक एसिड, तो ये कैल्शियम अमोनियम के नाइट्रेट्स के रूप में ये सॉइल के अंदर इस तरह से आ जाएगा। और ये अमोनिया जो यहाँ बनी है
या ये जो नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में फिक्स हुई है, इसका फिर ये नाइट्रिफिकेशन होता है, जिससे ये नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होती है, और ये नाइट्रोजन नाइट्राइट्स के बाद में फिर इसका नाइट्रिफिकेशन होगा और ये नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होगी। और नाइट्रेट्स जो है यहाँ से ये नाइट्रोजन डायरेक्ट डीनाइट्रिफिकेशन द्वारा भी वापस एटमॉस्फेयर में जा सकती है, और ये नाइट्रेट्स ही हैं जिसका उपयोग ये पौधे इस तरह से इसका अपने एसिमिलेशन में या सौंगीकरण के रूप इसको काम में लेते हैं पौधे ही। ये देखिए, ये नाइट्रोजन साइकिल ये इसके बारे में बताया गया है कि जनरली बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, और करीबन देखो 32 टन नाइट्रोजन जो है हर 1 एकड़ का जो कृषि का फार्म है या खेत है 1 एकड़ का, उस पे करीबन 32 टन नाइट्रोजन उस पर मौजूद होती है। लेकिन ऑन एन एवरेज ये केवल 70 किलो से लेकर 70 किलो या करीबन 150 पाउंड ही इसका उपयोग कर पाते हैं। 32 टन में से सिर्फ 70 केजी का इसका उपयोग कर पाते हैं 1 एकड़ के अंदर जो फसलें हैं, और इसमें से 32 टन जो नाइट्रोजन है वो क्रॉप के लिए अवेलेबल होती है विदाउट ए कन्वर्जन टू प्लांट अवेलेबल फॉर्म्स। तो ये देखिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है किस तरह से ये मृदा के अंदर ही आती है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये तो विद्युत तड़ित के द्वारा या जो बिजली चमकती है उसके द्वारा ये नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में आती है, मैंने पहले बताया था। गैसोलीन के द्वारा आ सकती है, एनिमल के एक्सक्रीशन से या एनिमल की डेथ से ये मृदा में आ सकते हैं। यहाँ से ये फिर वापस जो नाइट्रोजन है ये प्लांट्स के द्वारा एनिमल्स में पहुँचती है, और इसके अलावा ये प्लांट्स जो है इस नाइट्रोजन का उपयोग नाइट्रेट्स के तौर पर करते हैं, जहाँ से ये डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा नाइट्रोजन वापस एटमॉस्फेयर में जा सकती है, और इनको कंज्यूम करने वाले जानवरों के माध्यम से भी ये नाइट्रोजन वापस इस तरह से ये इसकी साइकिल नाइट्रोजन साइकिल चलती है प्रकृति के अंदर। अब ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको बताए थे, फिजिकल या नॉन बायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल। तो फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है या जिसको हम एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन भी बोलते हैं। तो एटमॉस्फेयर के अंदर ये टोटल नाइट्रोजन फिक्सेशन का करीबन 5 से 8% इसका ये एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन होता है। और ये जनरली क्या होता है, देखिए बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है, तड़ित होता है बारिश के दिनों में, उस समय ये नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर के नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनाती है, और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये बाद में रेन के साथ डिजोल्व होकर के नाइट्रेट्स में चेंज हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ये नाइट्रिक एसिड में चेंज होगी। नाइट्रिक एसिड सॉइल में जाकर के नाइट्रेट्स बनाते हैं, जिसका कि प्लांट्स इसको यूज कर सकते हैं। और इंडस्ट्रियल लेवल पर जो नाइट्रेट्स बनाए जाते हैं या इनका प्रोडक्शन होता है, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर होता है कि करीबन 600 डिग्री मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर और 600 डिग्री का जो तापमान है, 600 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है इसको हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके अमोनिया इसमें बनाया जाता है। अमोनिया के प्लांट आपने देखा होगा, इंडस्ट्रियल एरिया में अमोनिया प्लांट्स होते हैं, और ये अमोनिया जो है इसको हम खेतों में फर्टिलाइजर के तौर पर भी इसको काम में लेते हैं। ये इंडस्ट्री में इस तरह से इसका नाइट्रोजन को किस तरह से इसको बनाया जाता है कि देखो, ये वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर और 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देने से ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगी, और इस अमोनिया से जो है ये इसको फर्टिलाइजर के तौर पर इसको या खाद के रूप में इसको हम खेतों में काम में लेते हैं। तो फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है नेचुरल फैक्टर, जैसे मैंने बताया था, बिजली कड़कना या थंडर स्टॉर्म जो आते हैं, तूफान आते हैं, उसमें बिजली कड़कती है, उसके द्वारा इसका होता है। और इसके कई स्टेप्स हैं इसके प्रोड्यूस होने के। सबसे पहला तो क्या है, ये जब थंडर स्टॉर्म होता है तो उस समय जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके और नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करती है।
तो ये वर्षा ऋतु में तड़ित या गर्जन से जो उत्पन्न बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और जो इनर्ट वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड और बाद में नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाती है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बारिश के पानी और ऑक्सीजन के साथ मिलके नाइट्रिक एसिड बनाती है। और ये नाइट्रिक एसिड जो है बारिश के साथ जो है ज़मीन पर आ जाता है और मृदा के अंदर, सॉइल के अंदर, ये उसके अंदर जो सॉइल के अंदर कैल्शियम और जो इसके अंदर क्या कहते हैं, जो क्षारीय पदार्थ हैं जितने भी सॉइल के अंदर, उनके साथ क्रिया करके नाइट्रेट्स बनाता है। ये मैं अभी आपको आगे, ये देखिए कैसे है, ये लाइटनिंग हुई, थंडर, इसमें ये नाइट्रिक ऑक्साइड बना, नाइट्रिक ऑक्साइड इसका फिर ऑक्सीडेशन होता है तो इसमें ये 2NO2 बनेगा, नाइट्रोजन पेरोक्साइड इसमें लिखा है, जबकि ये अमूमन होता है ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है। और ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये फिर पानी के साथ मिल करके और नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं। और ये आगे ये देखिए इस तरह से लाइटनिंग से पहले नाइट्रिक ऑक्साइड बना, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, या जिसे नाइट्रोजन पेरोक्साइड भी कहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कहते हैं इसको। और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड पानी के साथ क्रिया करके नाइट्रस अम्ल या नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करेगा। और इस तरह से ये जो नाइट्रिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड जब पानी के साथ वर्षा के पानी के साथ सॉइल में आता है तो वहाँ ये कैल्शियम आदि के साथ क्रिया करके ये कैल्शियम नाइट्रेट और अमोनिया के साथ क्रिया करके ये अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्राइट ये सॉइल के अंदर बनाता है, जिसका उपयोग पौधे कर सकते हैं। तो ये फिजिकल या नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या जैविक नाइट्रोजन यौगिकीकरण की बात करते हैं। एक्चुअल में जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो फ्री नाइट्रोजन को पौधों के द्वारा जो अवशोषण योग्य लवणों में रूपांतरित करने की जो प्रक्रिया है, उसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या डाइएज़ोट्रॉफी भी बोलते हैं इसको। ये देखिए डाइएज़ोट्रॉफ्स तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को बोला जाता है जो नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं या नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और इस प्रोसेस को डाइएज़ोट्रॉफी भी बोला इसको जाता है। और ये अमोनिया जो है अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन को इसमें जनरली। और इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल है वो नाइट्रोजनेज एंजाइम का है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है ये सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मिलता है, प्रोकैरियोट्स में मिलता है, हायर प्लांट्स के अंदर ये नहीं मिलता है। इसलिए पौधों को नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इस एंजाइम की आवश्यकता होती है। और इस एंजाइम के लिए ही ये जो जीवाणु हैं इनके साथ सहजीवन का काम करते हैं। जो इन जीवाणु को तो पौधों के अंदर रहने को जगह मिल जाती है, अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने को मिल जाती है। और जो बड़े पौधे हैं जिनके अंदर ये बैक्टीरिया या जो माइक्रोब्स हैं ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, इससे इनको वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट्स के रूप में इन पौधों को मिल जाता है। ये देखिए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये एटमॉस्फेरिक ये दो तरह से मैंने बताया था आपको, एक तो सिम्बायोटिक और एक नॉन सिम्बायोटिक। नॉन सिम्बायोटिक तो जब सॉइल के अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरिया या जो माइक्रोब्स हैं उनके द्वारा अगर होता है तो वो तो है नॉन सिम्बायोटिक। और सिम्बायोटिक जब किसी पौधे के अंदर जड़ों के अंदर जो रूट नोड्यूल्स के अंदर जो बैक्टीरिया हैं राइजोबियम, उनके साथ जो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसको हम सिम्बायोटिक बोलते हैं। और ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो हैं ये इसको अमोनियम के अंदर कन्वर्ट करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया ये तो नॉन सिम्बायोटिक है, एसिम्बायोटिक, ये सिम्बायोटिक है। और ये अमोनियम जो कन्वर्ट हुई है, ये अमोनियम जो है इससे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो नाइट्रिफिकेशन के द्वारा नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और इसी का एसिमिलेशन इन पौधों के अंदर होता है सॉइल के माध्यम से या रूट नोड्यूल्स के माध्यम से।
और इन पौधों के या इन एनिमल्स के डेड होने पर, डिकम्पोज होने के बाद ये नाइट्रोजन वापस सॉइल के अंदर आ जाती है अमोनियम के रूप में, और डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा ये वापस एटमॉस्फेयर में भी जा सकती है। ये कुछ मैं आपको ये कुछ टाइप बता रहा हूँ। ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म है। फ्री लिविंग का मतलब जो किसी, जिनको रहने के लिए किसी सहजीवन की जरूरत नहीं होती, किसी पौधे या जंतु की आवश्यकता नहीं होती। तो इसके कुछ एग्जांपल कैसे हैं, जैसे वायवीय या एनारोब्स है, जैसे क्लोस्ट्रिडियम है, ये वायवीय एरोब्स कहलाता है, वायवीय कहलाता है। और फैकल्टेटिव एनारोब्स विकल्पी अवायवीय जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसमें क्लेब्सियला, एंटेरोबैक्टर है। और माइक्रो एरोब्स जो है उसमें एजोस्पिरिलम, एक्वेस्पिरिलम और आर्थोबैक्टर है। और इसी तरह से एरोब्स जो है इसमें एजिटोबैक्टर और डर्क्सिया है। और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो फ्री लिविंग सॉइल के अंदर मिलते हैं वो है रोडोस्यूडोमोनास, रोडोस्पाइरुलम और क्रोमेशियम। और इसी तरह से साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी या मिक्सोफाइसी के जो मेंबर है फंजाई के अंदर, उसमें नोस्टोक और एनाबिना है, ये फ्री लिविंग भी है। और ये नोस्टोक एनाबिना सहजीवन के रूप में भी मिलते हैं, ये मैं भी आपको बताऊंगा सहजीवन के रूप में किस में मिलते हैं। ये जिम्नोस्पर्म में भी मिल सकते हैं। और इसके अलावा ये आपके टेडोफाइट्स के अंदर भी ये नोस्टॉक और एनाबिना ये इसमें सहजीवन के रूप में मिलते हैं। और ये सिम्बायोटिक सिस्टम के अंदर राइजोबियम लैक्यूम का जो एसोसिएशन है, मतलब जो राइजोबियम रूट नोड्यूल्स के रूप में जो आपको मिलेगा इसके अंदर एंजियोस्पर्म्स के अंदर, तो ये इसके अंदर जैसे पाइसम है, ट्राइफोलियम है, विसिया है, ये फास्ट ग्रोअर्स हैं, मतलब बहुत तेजी से इसके अंदर डेवलप होते हैं। जबकि स्लो ग्रोअर्स के अंदर अरेकिस है, मूंगफली है, जैसे ग्लाइसिन है, विग्ना है। इसी तरह से राइजोबियम नॉन लेग्यूम एसोसिएशन जो स्लो ग्रोअर्स है वो है पैरास्पोनिया। और एसोसिएटेड सिम्बायोटेंट्स जो जिसमें एजोस्पेरुलम और ब्रेसिलेंस सोरगम। और इसी तरह से फ्रैंकिया, जो फ्रैंकिया है ये एक्टिनोमाइस्टीज का मेंबर है, एक्टिनोमाइस्टीज फंजाई है। तो ये आपको मिलेगा एलनस के अंदर, कैजुराइना के अंदर और मायरिका के अंदर। ये मतलब जो नॉन एंजियोस्पर्म में नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म में वो प्लांट्स हैं जो लेग्यूमिनेसी फैमिली में नहीं आते हैं, उसके अलावा हैं, उसके अंदर ये फ्रैंकिया सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। और इसी तरह से साइनोबैक्टीरियल एसोसिएशन जैसे मैंने बताया था, ब्लू ग्रीन एल्गी, एंजियोस्पर्म के अंदर गुनेरा और जिम्नोस्पर्म के अंदर एगेथिस और साइकस मैक्रोजेमिया, मतलब इसके अंदर ये आपको मिलेंगे। इस तरह से टेडोफाइट्स जो है एजोला के अंदर ये साइनोफाइसी के आपको मेंबर मिलेंगे, नोस्टोक एनाबिना। और ब्रायोफाइट्स जो है उनके अंदर ये ब्रायोफाइट्स जो है एंथोसिरोस है या ब्लेजिया है या कैरिकुला है, इसके अंदर ये सिम्बायोटिक आपको इसमें साइनोबैक्टीरिया इसके अंदर मिलेंगे। और लाइकेंस के अंदर भी, लाइकेंस जैसे कोलेमा है, लिक्निया है, ये इसके अंदर भी आपको ये सहजीवन के रूप में इसमें आपको नजर आएंगे। ये देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोकैरियोट्स में एनाबिना जो है नील हरित शैवाल है, ये एजोला टेडोफाइट के अंदर सहजीवी के रूप में मिलेगा। नोस्टॉक जो है ये साइकस के अंदर मिलेगा और गुनेरा एंजियोस्पर्म के अंदर मिलेगा। इस तरह से फ्रैंकिया के बारे में मैंने बताया था, एक्टिनोमाइस्टीज का मेंबर, ये लेग्यूमिनेसी के अलावा जो दूसरी फैमिलीज हैं उनके अंदर ये जो है सहजीवन का काम करता है। और राइजोबियम, ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये लेग्यूमिनेसी जो कुल एंजियोस्पर्म के उसके अंदर रूट नोड्यूल्स के रूप में सहजीवी के रूप में इसमें मिलेगा। और ये जनरली क्या है, सहजीवी जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है एक्चुअल में, राइजोबियम जो बैक्टीरिया है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसरम, ये तो इसका नया नाम है, पहले इसको बेसिलस रेडिसिकोला इसको कहा जाता था। और फ्रैंकिया जो है, ये फ्रैंकिया आपके जो नॉन लेग्यूमिनस जो प्लांट्स है, एंजियोस्पर्म जो नॉन लेग्यूमिनस हैं, जैसे आपके मैं बताऊं इसमें बिटुलेसी फैमिली है, कैजुरैनेसी है, मिरिकेसी है, रेमनेसी है और आपके रोजेसी है, एलिग्नेसी है, इनके पौधों के अंदर ये
नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इसके अलावा एक कुछ पौधे हैं जैसे सेसबेनिया और एस्केनोमिन। सेसबेनिया और एस्केनोमिन के अंदर ये नोड्यूल्स जो है तने में भी पाई जाती हैं। इनमें तो जनरली ये रूट्स के अंदर मिलेंगी, लेकिन सेसबेनिया और एस्केनोमिन जो है उसके अंदर ये नोड्यूल्स तने के अंदर भी पाई जाती हैं। और जो एसिम्बायोटिक जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले जो माइक्रोब्स हैं, वो जैसे मैंने आपको बताया था, नोस्टोगैनाबिना है, क्रोमेशियम क्लोरोबियम है, रोडोस्पेरुलम है, ये तो इसमें है ही। इसके अलावा इसमें कुछ जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं जैसे एजिटोबैक्टर है, क्लोस्ट्रिडियम है, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन अंधेरे में करते हैं, इनको प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। और लेकिन जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया या एल्गी है या एक्टिनोमाइसीट्स वर्ग के जो माइक्रोब्स हैं, ये उच्च पादपों के साथ या हायर प्लांट्स के साथ जो है वातावरणीय नाइट्रोजन को जो है अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं और उसमें ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ बताना चाहूँगा कि ये कैसे, इसकी क्या मैकेनिज्म है, कैसे ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। देखिए, ये नाइट्रोजन हवा के अंदर है और इस हवा के अंदर नाइट्रोजन जो है इन जो प्लांट्स हैं, चाहे वो लेग्यूमिनस है या नॉन लेग्यूमिनस है, इनके अंदर जो जड़ों के अंदर जो उसमें नोड्यूल्स पाई जाती हैं, इस नोड्यूल्स के अंदर ये बैक्टीरिया जो मिलते हैं, इस बैक्टीरिया इस फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के अंदर बदलते हैं। और ये कैसे बदलते हैं ये भी मैं आपको डिटेल में, ये देखिए, ये रूट है और रूट में भी जो रूट हेयर्स है, रूट हेयर्स पर ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है ये इसके टिप्स पर आकर के इसके अंदर एंटर होते हैं, इसमें रूट हेयर के टिप्स पर। और जिसकी वजह से जैसे ये इसके चारों तरफ आके इकट्ठे होंगे, और ये क्यों इकट्ठे होते हैं ये भी मैं भी आगे आपको बताता हूँ कि इसमें इसकी क्या मैकेनिज्म होती है। और जैसे ये बैक्टीरिया इसके रूट के टिप पर आएंगे, ये रूट का जो रूट हेयर है ये इसमें कर्लिंग उत्पन्न हो जाती है, ये इसमें मोड़ उत्पन्न हो जाता है, इस तरह से कर्ल हो जाता है, हुक के तरह बन जाता है ये। और यहाँ से फिर ये बैक्टीरिया इसके अंदर प्रवेश करेंगे। वो कैसे प्रवेश करेंगे ये मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ। इस स्लाइड में आप देखिए कि इसमें पूरा इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से ये रूट नोड्यूल्स का जो है इसमें निर्माण होता है। एक्चुअल में जो नोड्यूल्स है, रूट नोड्यूल्स का निर्माण, इसको कुल 5 चरणों में हम इसको अध्ययन की दृष्टि से हम इसको बांट सकते हैं। जिसमें पहला चरण इसके अंदर होता है होस्ट बैक्टीरिया एसोसिएशन, कि परपोषी और जीवाणु का जो है सहचर्य कैसे होता है। और दूसरा स्टेप इसके अंदर है जिसमें कर्लिंग ऑफ रूट हेयर्स, ये जो रूट हेयर है इसकी कर्लिंग होती है, हुक के तौर पर ये मुड़ता है, ये दूसरा स्टेप है इसके अंदर। तीसरे स्टेप में होता है कि पेनिट्रेशन ऑफ रूट हेयर्स, इस रूट हेयर्स के अंदर ये बैक्टीरिया कैसे एंटर करता है, पेनिट्रेट करता है इसके अंदर। और चौथा जो इसके अंदर चरण है वो है फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल, इस नोड्यूल का निर्माण किस तरह से होता है, ये चौथा चरण है इसका। और 5वें चरण के अंदर हम इसमें पढ़ते हैं कि लेग हीमोग्लोबिन और नोड्यूलिन्स, इसका क्या रोल है, ये 5वें चरण के अंदर इसको अध्ययन किया जाता है। तो इसकी ये कैसे ये सारी प्रक्रिया होती है, इसको और मैं आपको आगे अगली स्लाइड के अंदर इसको डिटेल में बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो हमें ये जाननी आवश्यक है कि ये जो बैक्टीरिया है, राइजोबियम जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया ये दिखाई दे रहा है, देखिए ये बैक्टीरिया मोटाइल होता है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और ये एरोबिक है, छड़ाकार है, मतलब बेसिलस है, और फैकल्टेटिव सेप्रोफिटिक है ये, और मोटाइल है, क्योंकि इस पे फ्लैजिला है इसलिए ये मोटाइल है, ये गतिशील होता है ये। और संक्रमण से पहले ये सॉइल के अंदर पड़ा रहता है ये, और जैसे ही इसको कोई होस्ट मिलता है, परपोषी या इसको रूट हेयर कोई मिलता है संक्रमित करने के लिए, तो ये उसको संक्रमित करके और नोड्यूल का निर्माण शुरू कर देता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए।
तो वो इसकी शुरुआत कैसे होती है, ये देखिए इसमें, ये देखिए इन जड़ों के आसपास जो एंजियोस्पर्म्स हैं इनमें बहुत से माइक्रोब्स होते हैं सॉइल के अंदर। और लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर क्या होता है, या जिसमें भी नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, उन प्लांट्स में इन जड़ों के द्वारा कुछ विशेष आकर्षी पदार्थों का सिक्रीशन किया जाता है, स्रवण किया जाता है। कुछ ऐसे पदार्थ सिक्रीट किए जाते हैं जो राइजोबियम बैक्टीरिया को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ये इस जनरली जो सिक्रीशन है, इस सिक्रीशन के अंदर थायमिन, बायोटिन और अमीनो एसिड्स होते हैं। और अभी जो रिसेंट जो अभी डिस्कवरीज हुई हैं उनके अनुसार इन ये सिक्रीशन है, इनमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन लेक्टिन मिलता है। तो ये जो लेक्टिन है, एक किसी भी एक लेग्यूमिनस प्लांट का एक लेक्टिन जो है वो किसी एक विशेष राइजोबियम जाति के पॉलीसैकेराइड से क्रिया करेगा। और इसलिए ये प्रपोशी और या होस्ट जो है और बैक्टीरिया के बीच में एक स्पेसिफिसिटी करता है, स्पेसिफिक होता है। ये होस्ट स्पेसिफिक होता है कि जिस होस्ट के अंदर ये लेक्टिन होगा वहीं वो उससे से संबंधित राइजोबियम जो है उसको उस पे उस सजीवन करेगा या उसमें प्रवेश करेगा। और ये विशिष्टता जो है ये इसी के कारण जो है राइजोबियम इस रूट के चारों ओर इकट्ठे होते हैं और इनकी ओर आकर्षित होते हैं। तो अब जैसे ये इसकी तरफ आकर्षित हुए, ये देखिए इसके अंदर ये इसकी तरफ ये आकर्षित हुए हैं यहाँ पर सारे। और इनमें क्या है कि इसमें मूल रोम के शीर्ष की तरफ से इसमें प्रवेश की ये कोशिश की जाती है। इसका कारण ये होता है कि ये जो रूट हेयर्स है, इस रूट हेयर्स में जनरली सेलुलोज होता है। ये तो आपको पता ही है, सेल की जो सेल वॉल है सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन जो इस रूट हेयर के टिप पर जो है यह सेलुलोज या तो बहुत कम मात्रा में होता है या एब्सेंट होता है। और जनरली क्या है कि ये राइजोबियम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए राइजोबियम कैसे इसमें प्रवेश करेगा, राइजोबियम के द्वारा एक मिक्सचर का जो है उत्पादन किया जाता है। सम्मिश्र या मिक्सचर जो है वो इसमें बनाया जाएगा, जिसे रूट हेयर कर्लिंग फैक्टर बोलते हैं। रूट हेयर कर्लिंग फैक्टर बोलते हैं, जो इसके द्वारा राइजोबियम के द्वारा बनाया जाता है। और इसके अंदर जनरली क्या होता है, इसके अंदर साइटोकाइनिन होता है और एक पॉलीमिक्सिन बी होता है। इसकी वजह से ये इस रूट हेयर के टिप से इसके अंदर प्रवेश कर सकता है। ये इसको प्रवेश करने में सहायता करवाते हैं, साइटोकाइनिन और पॉलीमिक्सिन बी, तो जिससे कि ये आसानी से इसके अंदर प्रवेश कर सके। तो ये जैसे ही रूट हेयर के टिप के पास आएगा, रूट हेयर आगे से इस तरह से हुक के तौर पर बन जाएगा। ये हुक का फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें ये रूट हेयर में एक तरफ ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, दूसरी तरफ ग्रोथ रुकी रहेगी, जिससे ये हुक की तरह बन जाएगा। और इस हुक से बनने से इसके अंदर ये बैक्टीरिया जो इकट्ठे हुए हैं ये इसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। और जैसे ही ये इसके अंदर से अंदर प्रवेश करके एक इसमें ये थ्रेड बनाता है, ये बैक्टीरिया जो है ये एक इन्फेक्शन थ्रेड बनाता है या संक्रमण रेशा बनाता है। और ये थ्रेड जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। और ये देखिए इस तरह से ये थ्रेड आगे बढ़ रहा है। ये आगे बढ़ करके फिर इसके अंदर रूट एयर से ये एपिडर्मिस से होता हुआ, एपिडर्मल अपेंडेजेस तो होता ही है रूट एयर, उससे आगे फिर ये कॉर्टेक्स में आएगा। और कॉर्टेक्स देखिए जैसे कॉर्टेक्स में आएगा, कॉर्टेक्स से ये एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकल, तो एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल तक ये पहुंच जाता है। और वहां जाकर के ये जो बैक्टीरिया इसके अंदर जो प्रवेश किए थे ये उसके अंदर जाकर के ये उसमें वहां जाकर के फ्री हो जाते हैं, उसमें झिल्ली फट जाती है। एक्चुअल में ये झिल्ली क्या होती है, ये जो संक्रमण रेशा है या जो इन्फेक्शन थ्रेड है, ये रूट हेयर की जो कॉइल्ड या प्रसारित या एक्सपेंडेड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे बनता है। ये रूट हेयर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इसका निर्माण होता है, जिसके अंदर ये बैक्टीरिया जो है मल्टीप्लाई होते रहते हैं, बहुगुणन करते रहते हैं। और ये जो रेशा है जैसे मैंने आपको बताया था, कॉर्टेक्स से होते हुए एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल तक पहुंच करके फट जाते हैं
और वहाँ जा करके ये बैक्टीरिया जो है होस्ट की कोशिकाओं में फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, और वहाँ जा करके इनमें मल्टीप्लिकेशन होने लग जाता है। और जैसे ही इसके अंदर ये फटते हैं, यहाँ की जो सेल्स हैं कॉर्टेक्स की, या इस एरिया की जो सेल्स हैं कॉर्टेक्स की, इनकी सेल्स में जबरदस्त इसमें डिवीजन होने लग जाते हैं, बहुत तेजी से इसमें सेल डिवीजन होने लग जाएगा। और एक परिवर्तन और होता है इन कोशिकाओं में, क्योंकि तेजी से इसमें सेल डिवीजन हो रहा है और नोड्यूल की तेजी से वृद्धि हो रही है, तो इन कोशिकाओं का जो इनके जो क्रोमोसोम्स है, उन क्रोमोसोम्स में भी जो है डुप्लीकेशन होने लग जाता है बहुत तेजी से। तो ये क्रोमोसोम्स जो है डिप्लॉयड से ट्रिप्लॉयड हो जाते हैं, टेट्राप्लॉयड भी हो जाते हैं। तो ये जो टेट्राप्लॉयड सेल्स है, इन टेट्राप्लॉयड सेल्स के अंदर ये राइजोबियम जो है इसके अंदर इन टेट्राप्लॉयड सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रवेश कर जाएगा। और यहाँ पर प्रवेश करने के बाद में अब ये बैक्टीरिया अपनी जो इसके चारों तरफ फ्लैजिला थी, या जो सीलिया या फिम्ब्री, माइक्रोफिम्ब्री कहते हैं, ये इनको त्याग करके और निष्क्रिय नॉन मोटाइल हो जाएगा। अब इसमें मोबिलिटी नहीं रहेगी, अचल बन जाएगा ये। नॉन मोटाइल होने के बाद में अब इनके जो ये जो बैक्टीरिया है, इनके आकार में करीबन 40 गुना इसमें वृद्धि हो जाती है, 40 टाइम्स ये बड़े हो जाते हैं। और इसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आते हैं, इनकी संरचनात्मक मतलब परिवर्तन भी इसमें आते हैं। अब इनको हम बैक्टीरिया ना कह करके इनको जो है जीवाणु सम या बैक्टीरोइड्स कहते हैं। और ये जो बैक्टीरोइड्स हैं, ये जनरली ग्रुप्स के अंदर रहते हैं, समूहों के अंदर रहते हैं, ग्रुप्स बना लेते हैं ये। और ये प्रत्येक समूह जो है एक मेम्ब्रेन से आवृत रहता है। ये चारों तरफ जो है ये देखिए, ये बैक्टीरोइड है, ये अपने चारों तरफ एक मेम्ब्रेन से ये आवृत रहता है। इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं पेरीबैक्टीरोइड मेम्ब्रेन बोला जाता है। ये पेरीबैक्टीरोइड मेम्ब्रेन है। और इनके बीच में कुछ रिक्त स्थान भी होते हैं जिन्हें पेरीबैक्टीरोइड स्पेस भी कहा जाता है। और ये जो पेरीबैक्टीरियल मेम्ब्रेन है, या इसके अंदर जो है एक इसमें लेग हीमोग्लोबिन जो है नाम का लाल रंग का एक इसमें प्रोटीन का पिगमेंट इसके अंदर पाया जाता है, जो कि इसको बैक्टीरियाइड को घेरने वाली भित्ति के अंदर मिलता है। और ये जो लेग हीमोग्लोबिन है, ये इस नोड्यूल में जो जितना भी प्रोटीन है, इस नोड्यूल के टोटल प्रोटीन का 25 से 30% इसका भाग होता है। ये 25 से 30% प्रोटीन है ये। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में लेग हीमोग्लोबिन का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन का कंट्रोल है, ऑक्सीजन इसके अंदर जो आने जाने का जो कंट्रोल है, वो लेग हीमोग्लोबिन के द्वारा ही होता है। क्योंकि जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है, उसकी ये टेंडेंसी होती है कि वो ऑक्सीजन से क्रिया करके डिसइंटीग्रेट हो जाता है, मतलब वो नष्ट हो जाता है, ऑक्सीजनेशन, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो उसको रोकना बहुत जरूरी होता है। उसको रोकने के लिए ये लेग हीमोग्लोबिन इसमें ये काम करता है। और इस लेग हीमोग्लोबिन का काम बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन का होता है। हीमोग्लोबिन हमारे ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो ये लेग हीमोग्लोबिन भी क्या करेगा कि इस ऑक्सीजन को रोक लेगा, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेगा। और इसके साथ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके फिर ये नाइट्रोजनेज जो है, नाइट्रोजनेज के ऑक्सीडेशन को ये रोक देगा। क्योंकि जो फ्री ऑक्सीजन है, नाइट्रोजनेज एंजाइम को निष्क्रिय बना देती है, इनर्ट कर देती है। तो इस प्रकार लेग हीमोग्लोबिन जो है नाइट्रोजनेज एंजाइम को सक्रिय रखते हुए और बैक्टीरियोइड्स की जो रेस्पिरेशन की जो क्रिया है उसको श्रेष्ठतम स्तर पर बनाए रखता है, मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल इसको देता है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर सके और एटीपी के अणु जो है इसको मिल सके उसमें। अब ये जो लेग हीमोग्लोबिन है, ये लेग हीमोग्लोबिन बनता कैसे है? इस लेग हीमोग्लोबिन का जो निर्माण है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया के रूट्स के अंदर प्रवेश करने के बाद में इसके रूट हेयर्स से और बैक्टीरिया से, दोनों से इसका निर्माण होता है। लेग हीमोग्लोबिन में जो एपोप्रोटिक भाग है, जो इसका एपोप्रोटिक भाग इसका ग्लोबिन है, तो ये ग्लोबिन का निर्माण तो रूट हेयर से होगा, रूट हेयर की सेल से या होस्ट की सेल से होगा, एपोप्रोटिक जो ग्लोबिन पार्ट है।
और जबकि इसका जो प्रोस्थेटिक भाग हीम होता है, प्रोस्थेटिक भाग हीम जो ऑक्सीजन से क्रिया करता है, वो बैक्टीरिया के द्वारा बनता है। तो दोनों के मिलने से ये एलैग हीमोग्लोबिन इसमें बनेगा। तो इस तरह से एलैग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन को इसमें रोकता है, ताकि ये नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम आसानी से कर सके। और इसके बाद में जब ये नोड्यूल पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है, ये 5वां स्टेप मैंने आपको बताया था, देखो 5 स्टेप थे, तो जिसमें लास्ट स्टेप में एलैग हीमोग्लोबिन और नोड्यूलेंस का काम होता है। और इसके होने के कंप्लीट होने के बाद में जब ये नष्ट होती हैं, बाद में काम कंप्लीट होने के बाद में जब इसमें पूरी ग्रोथ हो जाती है, तो नोड्यूल्स के नष्ट होने से ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया ये वापस सॉइल के अंदर चले जाते हैं। क्योंकि ये सेल्स देखो रूट हेयर्स की सेल्स है, रूट के ग्रो करने के साथ साथ ये रूट नोड्यूल्स जो है इनमें सेनेसिस होता है। सेनेसिस का मतलब एक निश्चित उम्र के बाद में इसमें नष्ट होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है। तो ये राइजोबियम जो बैक्टीरिया है ये वापस रिलीज हो जाते हैं सॉइल के अंदर, ताकि ये फिर दोबारा दूसरे रूट नोड्यूल के फॉर्मेशन में काम आ सकें। इसमें ये देखिए, ये तो वही दो वैज्ञानिक है, दूसरा सिंप्लीफाइड फॉर्म है बैक्टीरिया। रूट नोड्यूल्स कैसे इसमें डेवलपमेंट हो रहा है, ये कर्लिंग हो गई, इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया आ गए, रूट एयर से प्रवेश कर गए और ये एंडोडर्मिस और इनर कॉर्टेक्स या पेरिसाइकिल के अंदर जा करके ये रिलीज हो जाते हैं और वहाँ नोड्यूल का फॉर्मेशन करने लग जाते हैं। ये देखिए, इसमें भी इस स्लाइड में ये बताया गया है कि कैसे ये इसके अंदर ये बैक्टीरिया आए, इन्होंने ये इन्फेक्शन थ्रेड बनाया और ये थ्रेड बना के ये बैक्टीरिया जो है कॉर्टिकल रीजन के अंदर गए, एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल तक, वहाँ जाके ये रिलीज हो गए, या इन्होंने ये ग्रुप्स बना लिए, बैक्टीरियोइड के समूह बन जाते हैं। जो पेरी बैक्टीरिया मेम्ब्रेन जो है उस बैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन से घिरे रहते हैं चारों तरफ से ये, और इसके अंदर फिर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और इसकी जो एलैग हीमोग्लोबिन है वो रूट हेयर से और बैक्टीरिया के खुद के दोनों के सहचर्य से एलैग हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। इसके अंदर भी वही है, देखिए ये फ्लेवोनॉइड्स हैं जिनकी वजह से ये अट्रैक्ट होते हैं नोड फैक्टर्स के अंदर, और ये इस तरह से हुक का फॉर्मेशन बन जाता है। और इसके बाद में ये इन्फेक्शन थ्रेड है, और ये देखिए इसके अंदर नोड्यूल टिश्यू फॉर्मेशन एंड बैक्टीरियोइड डिफरेंशिएशन इसमें किस तरह से होता है, नाइट्रोजनेज और लैग हीमोग्लोबिन सिंथेसिस इसके अंदर होता है। ये सिंथेसिस शुरू हो जाता है लैग हीमोग्लोबिन, और मैंने बताया था लैग हीमोग्लोबिन बैक्टीरियोइड से तो इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप बनता है हीम, और ग्लोबिन पार्ट जो है वो इसकी होस्ट की कोशिकाओं से बनता है। इसकी नोड्यूल की जो होस्ट या जो इसकी कॉर्टेक्स की कोशिकाएं हैं उससे इसका एपोप्रोटीन भाग जो है ग्लोबिन उसका निर्माण होता है। अब ये जो बैक्टीरियोइड है जो समूह के अंदर पाए जा रहे हैं इस तरह से देखिए ये, और ये सेल्स बहुत डिवाइड होने लग जाती हैं, और मैंने आपको बताया ये ट्रिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड भी हो जाती हैं, जिनके अंदर ये अब इनको इन्फेक्टेड सेल्स बोलेंगे क्योंकि इनके अंदर ये बैक्टीरिया राइजोबियम मौजूद है, और ये सेल्स बहुत ज़्यादा ग्रो करके एक नोड्यूल का फॉर्मेशन कर लेती हैं। तो इस तरह से ये इसमें जो है अमोनियम और नाइट्रेट का इसमें निर्माण शुरू हो जाता है। ये देखिए ये रूट नोड्यूल्स हैं, ये एक्चुअल फोटोग्राफ लिया गया है लेग्यूमिनेसी फैमिली का, जिसके अंदर ये रूट नोड्यूल्स आपको दिखाई दे रही हैं। इस तरह से ये नोड्यूल्स दिखाई देते हैं, देखो इसमें सैकड़ों की संख्या के अंदर आपको ये रूट नोड्यूल्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। मटर के अंदर या लेग्यूमिनेसी फैमिली के जितने भी ये चना है उनके अंदर, सब के अंदर आपको ये रूट नोड्यूल्स इस तरह से आपको नजर आएंगे जनरली। ये देखिए इसमें भी ये रूट नोड्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर ये रूट नोड्यूल्स है। और ये जो है एक बैक्टीरियोइड की स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपको ये बहुत सी संख्या के अंदर आपको ये राइजोबियम दिखाई दे रहे हैं नोड्यूल के अंदर, और ये चारों तरफ से इस तरह से पेरीबैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन से ये इस तरह से कवर्ड है। अब इसमें देखिए कि लेगोची और वर्मा दो वैज्ञानिक थे, 1980 में इन्होंने ये बताया था कि नोड्यूल बनाते समय जो है जब रूट नोड्यूल बनती हैं तो इन नोडुलेटेड प्लांट्स जो है इसके अंदर लैग हीमोग्लोबिन के अलावा कुछ और दूसरे प्रोटीन्स भी बनते हैं, और ये प्रोटीन कौन से होते हैं, ये नोडुलिन्स, इनको नोडुलिन्स कहते हैं। तो ये 3 तरह के होते हैं नोडुलिन्स, एक तो
नोडुलिन्स वो जो नोड्यूल की संरचना को बनाए रखने वाले प्रोटीन्स है, एक स्ट्रक्चर को बनाए रखे नोड्यूल को। दूसरे नोडुलिन्स कौन से हैं? जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक प्रोटीन है, जो बैक्टीरियोइड्स को जो है उसके कार्य में सहयोग प्रदान करते हैं। और तीसरे प्रकार के नोडुलिन्स कौन से हैं? जो नाइट्रोजन और कार्बन मेटाबॉलिज्म से संबंधित प्रोटीन उसका निर्माण करेंगे, जो फुलर और उसके सहयोगियों ने ये 1983 में इसको बताया था। और संरचनात्मक समानता, अगर इसकी स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज अगर देखें नोडुलिन्स की, तो उसके आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो सी नोडुलिन और एस नोडुलिन। सी नोडुलिन तो कॉमन नोडुलिन्स हैं, जो सभी नोड्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं, ये कॉमन नोडुलिन्स है। और एस नोडुलिन्स स्पेसिफिक नोडुलिन्स हैं, जो कि एक विशेष जाति के अंदर ही ये आपको मिलेंगे, वो सभी जगह में नहीं होंगे, कुछ स्पेसिफिक जो स्पीशीज हैं उसके अंदर ये नोड्यूल्स मिलते हैं। अब ये देखा जाता है कि ये जो नोड्यूल रूट नोड्यूल फॉर्मेशन है, इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो इसमें देखिए लेग्यूमिनस प्लांट्स की जो रूट्स है उसमें नोड्यूल के निर्माण को बहुत से फैक्टर्स इसको प्रभावित करते हैं, जैसे सॉइल का टेम्परेचर है। इसमें आप फंडामेंटली इसमें ये ध्यान रखिए कि जो ये फैक्टर्स प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करेंगे, अधिकतर वही फैक्टर्स इस नोड्यूल के फॉर्मेशन को भी प्रभावित करेंगे, क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता भी पड़ती है। तो उसके लिए जो कार्बन का जो एसिमिलेशन है वो सेल के अंदर होना जरूरी है। तो जैसे देखिए कि सबसे ऑप्टिमम टेम्परेचर है जो नोड्यूल फॉर्मेशन का, वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का होता है। और इसी प्रकार प्रकाश जो है, ये प्रकाश की उपस्थिति जो है नोडुलेशन को बढ़ाएगी, जबकि अंधेरे के अंदर या अंधकार के अंदर इनकी संख्या कम होती है। इसी तरह से CO2 कंसंट्रेशन जो है, ज़्यादा CO2 कंसंट्रेशन होगी तो नोड्यूल्स की संख्या में भी वृद्धि होगी। CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण भी बढ़ता है, और ज़्यादा फूड बनेगा तो ज़्यादा एनर्जी भी मिलेगी, रेस्पिरेशन ज़्यादा होगा। तो इसमें इनकी ये ध्यान रखिए कि CO2 की उच्च सांद्रता से भी नोड्यूल्स की संख्या में वृद्धि होगी। नाइट्रोजन की सांद्रता अगर ज़्यादा होगी, तो देखो अगर सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये नोडुलेशन कम होगा। मृदा में नाइट्रेट्स और अमोनिया की उच्च सांद्रता नोड्यूल्स के फॉर्मेशन को कम करती है, ये कम होगा इसकी वजह से। जबकि जो मूल मंडलीय वातावरण, जो जड़ों के आसपास का जो वातावरण है, उस वातावरण में अकार्बनिक तत्वों की सांद्रता भी नोड्यूल के निर्माण को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से ये जो रूट नोड्यूल है, इसके बारे में मैंने आपको ये पूरी डिटेल में बताया है। अब इसकी एक्चुअल में मैकेनिज्म क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, किस तरह से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन इसके अंदर ये इन बैक्टीरिया के द्वारा होता है, कि कौन कौन से इसके अंदर फैक्टर्स होते हैं, वो मैं आपको अगले प्रेजेंटेशन के अंदर आपको, और कोई इसमें डिफिकल्टी हो तो आप मेरे को फीडबैक ज़रूर दें, और मुझे पर्सनल मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और इसके इस यूट्यूब के अंदर भी आप इसको मेरे को इसमें आप मैसेज छोड़ सकते हैं, और इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।